वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में जो भी बाल विकास से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या पिछले सालों के क्वेश्चन हैं, उससे हम लोगों को एक आइडिया मिलेगा कि आने वाले संविदा वर्ग 3 में किस तरह का लेवल MPPB का रहेगा। और यह पेपर अभी हाल ही फिलहाल में हुआ है, पिछले साल वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों का है। इसमें हम सिर्फ वर्ग 2 का भी रखे हैं, सिर्फ 30 क्वेश्चन बाल विकास का है। आने वाले समय में इसके साथ कई क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें से आपको 30 क्वेश्चन का एक सीरीज मिलेगा MPTT 2020 के नाम से एक प्ले लिस्ट में। आप लोग देखिएगा। इसको देखने का सबसे प्रमुख लाभ ये होगा कि आप जो संविदा वर्ग 3 की जो आपने तैयारी कर रखी होगी तो उसे देखेंगे तो पता चलेगा कि कितना इसका लेवल है और हमें किस अनुरूप और देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, हम इसका विस्तृत थोड़ा सा बताएंगे जो भी इसका जानकारी रहेगी। साथ ही इसका जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आप लोग उसको डाउनलोड करके बाद में भी देख लीजिएगा। साथ ही इसका वेबसाइट में भी उपलब्ध है, देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है। तो पहला, उन लक्ष्यों की ओर उनकी प्रगति की निगरानी करना। या फिर सेकंड नंबर क्या दिया है, उनके अधिगम और विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। नंबर थर्ड, किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण। नंबर फोर्थ, मुख्य सामग्री, ज्ञान और कौशल। यहाँ सभी में देखिएगा यही पूछा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में सबसे कम महत्वपूर्ण कारण। तो इसमें से सब महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सबसे कम है, तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख जो उद्देश्य होता है, तो मुख्य सामग्री का ज्ञान और कौशल, यह जो है तो बच्चों के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इन तीनों की अपेक्षा। उन लक्ष्यों की ओर उनकी प्रगति की निगरानी करना, ये भी सही है। उनके अधिगम और विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करना, इससे भी बच्चों का काफ़ी हेल्पफुल मिलता है। किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण करना, इससे भी बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल उपलब्ध होगा। लेकिन ये जो है तो एक पारंपरिक तरीका हो सकता है, मुख्य सामग्री का ज्ञान और कौशल, इसलिए इसका आंसर यही होगा सबसे कम के रूप में। तो देखिए यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि MPTET काफ़ी नेगेटिव नहीं के रूप में क्वेश्चन पूछता है, जो कि कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और गलत हो जाता है। आने वाले सीरीज में हम सब इसका देखेंगे कितने नेगेटिव वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है। अभिवृत्ति के बारे में यहाँ पे पूछा है, एप्टीट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इन ह्यूमन बीइंग में। पहला, डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, डिस्ट्रीब्यूशन इज स्कैटर्ड या डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड, यानी वितरण सामान्य या अस्त व्यस्त या विषम या फिर विविधतापूर्ण है। तो देखिए एप्टीट्यूड जो अभिवृत्ति हो किसी भी किसी भी मानव में कार्य के करने के प्रति जो उसकी क्षमता या योग्यता है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो उसका आंसर हो जाएगा एक सामान्य हो जाएगा, एक सामान्य आंसर होगा, सभी में वितरित होती, सभी मानवों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, कोई वस्तु क्या है, हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है। तो मानसिक प्रतिरूप या विचार को क्या कहा जाता है किसी वस्तु के बारे में, तो यह स्कीमा के रिलेटेड बिल्कुल है, स्कीमा ही इसमें होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, न कि कंस्ट्रक्शन, नेटवर्क या फिर स्ट्रक्चर, ये सब बिल्कुल अलग है। और आप देखिएगा हर एक टॉपिक का एक क्वेश्चन है, इसी टॉपिक से और क्वेश्चन भी आगे आएगा तो हम आपको सूचित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बच्चों की कक्षा में जहां आपके पास 15 अलग अलग सीखने की शैली, 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं, तो बाल केंद्रित शिक्षा, यहाँ पे देखिए बाल केंद्रित का टैग लगा दिया है, तो इसका मतलब बच्चों से रिलेटेड ही होना चाहिए, ऐसा कोई आंसर आपको ढूंढना है। पहला देखिए, एक शिक्षण प्रणाली के साथ एक पाठ्य योजना विकसित करना। दूसरा, प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ्य योजना विकसित करती हैं कि उसकी ज़रूरतें क्या हैं। नंबर थर्ड, कक्षा की क्षमता के मध्य को लक्षित करते हुए एक पाठ्य योजना विकसित करना। नंबर फोर्थ, एक पाठ्य योजना विकसित करती है जो सभी के लिए उपयुक्त है। चूँकि बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बात किया जा रहा है और 15 अलग अलग सीखने की शैली और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं, इसलिए इन सबों का एक ब्यौरा निकाला जाएगा, तो एक कॉमन होना चाहिए। और कॉमन के लिए
सभी के बच्चों के अनुसार जो भी है उसका निकाल करके और उसका एवरेज कर दें। तो उसके लिए ये वाला आंसर सबसे उपयुक्त होता है। प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ्य योजना विकसित करती हैं कि उसकी ज़रूरतें क्या है, इस अनुरूप सभी बच्चे कवर हो जाएंगे इसके अंतर्गत। जबकि एक शिक्षक प्रणाली के साथ एक पाठ्य योजना विकसित करना या फिर कक्षा की क्षमता के मद को लक्षित करती है एक पाठ्य योजना, या फिर एक पाठ्य योजना विकसित करती है जो सभी के लिए उपयुक्त हो। सबसे कम उपयुक्त आंसर ये तीनों होंगे और सबसे बेहतरीन इसका आंसर हो जाएगा 2, क्वेश्चन नंबर 2। तो इस तरह से देखिए कितना ईजी था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाते हैं। देखिए कितना ईजी है, सीधे सीधे इन्होंने ऐसे कई क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए कौन याद किए जाते हैं, फ्रेडरिक फ्रोबेल, जॉन डुई, जीन पियाजे या ग्राहम बेल। तो प्रगतिशील शिक्षा के रूप में जॉन डुई को याद किया जाता है, माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को क्या नाम दिया है। तो क्षमताओं और योग्यताओं को पियाजे के अनुसार स्कीमा का वर्णन किया गया, न कि समायोजन, अहम केंद्र भाव या आत्मसातकरण, एकोमोडेशन, इगोसेंट्रिज्म, एसिमिलेशन। स्कीमा से एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा। उसमें स्कीमा की डिफिनीशन बताई गई है और पूछा गया है कि इसे क्या कहा जाता है, स्कीमा या फिर कोई और। तो इस तरह से देखिए एक ही टॉपिक के 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, कितना इजी क्वेश्चन रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अन्वेषण अधिगम में शिक्षक अधिगम के एक बिंदी बिंदी की भूमिका निभाते हैं। अन्वेषण अधिगम में यानी डिस्कवरी लर्निंग, तो या फिर काउंसलर, फैसिलिटेटर, मैनेजर या इंस्पायर। तो अन्वेषण अधिगम में एक टीचर जो है तो एक फैसिलिटेटर, समन्वयक के रूप में निभाता है बच्चों को, कि एक टीचर हो गया, यहाँ पे सारे बच्चे जो भी हैं एक दूसरे का आपस में जो भी समन्वय पढ़ाई के रूप में करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विशेष शिक्षा किससे संबंधित है। तो यहाँ पे विशेष शिक्षा का लगा दिया गया है लोगो, इसका मतलब किसी ज़रूरतमंद को ही ज़रूरत होगी, इसलिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है। प्रगतिशील प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो प्रतिभाशाली है उसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम बिल्कुल गलत होगा। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षकों के लिए तो है ही नहीं इसमें। प्रतिभाशाली लोगों के लिए शिक्षा, फिर प्रतिभाशाली के लिए पूछा है, ये भी गलत होगा। फाइनली इसका आंसर विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम हो जाएगा। विशेष शिक्षा से रिलेटेड पूछा है, यानी आप किसी स्पेशल को ही देंगे जो अवेलेबल नहीं है उसके लिए या फिर उपलब्ध होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी, कौन सी बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है। कोई बुद्धि नहीं, मध्यम बुद्धि, उच्च या मंद। तो इसका आंसर उच्च हो जाएगा। उच्च बुद्धिमत्ता ही तीव्रतर विकास से जुड़ेगी, न कि निम्न। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। और देखिएगा, अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लर्निंग थ्योरीज जो कैरेक्टराइज करती है पेरेंट का रोल, पेरेंट इन देयर चाइल्ड डेवलपमेंट, तो किस रूप में देखती है, एज ए ट्रेनर या फिर एज ए टीचर या एज ए पार्टनर या एज ए सपोर्टर। तो यहाँ पे एज ए ट्रेनर के रूप में देखा जाता है, ना कि शिक्षक के रूप में तो विद्यालय में ही हो जाता है, भागीदारों के रूप में, उनके जो भी बच्चों के सहपाठी होते हैं उसके रूप में हो जाएगा। समर्थकों के रूप में बच्चा मान लीजिए मॉनिटर है तो उसके अंडर जितने भी बच्चे आएंगे तो वो सब समर्थक के रूप में हो जाएंगे, लेकिन माता पिता एक प्रशिक्षक के रूप में यहाँ पे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक समूह में समाजमिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को बिंदु बिंदु के मापने के लिए किया जाता है। तो समाजमिति विश्लेषण के बारे में पूछा है, सोशियोमेट्रिक एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, प्रोजेक्टिव। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि सोशियोमेट्रिक विश्लेषण में सबसे आसान होगा। बहुत ही क्वेश्चन दे दीजिए, उसका 3-4 ऑप्शन रहे तो उससे बहुत जल्दी आकलन किया जा सकता है, मापा जा सकता है, ना कि इन सबों में थोड़ा लेंदी हो जाएगा। परीक्षण में व्यक्तिनिष्ठ या प्रक्षेपी में, इसलिए इसका आंसर वस्तुनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विलियमसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन निर्देशन परामर्श का लाभ है। नंबर पहला, भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिकता पर जोर दिया जाए, या फिर कुशल और आश्वस्त होने के लिए परामर्श लेने वाले मार्गदर्शन नहीं करता, या फिर परामर्श लेने वाले को निर्भर बनाना,
या पहल को ही दबा देना। तो इन सबों में देखिए बिल्कुल सही जो आंसर है, भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिकता पर जोर दिया जाए, यह विलियमसन का मानना था निर्देशन परामर्श के रूप में। ठीक है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन रहता है, सीधे सीधे पूछ लेते हैं, इनका कोई बेहतरीन लेवल नहीं है। आप चाहें तो उसको रिवीजन करके अपने लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। आर्थोटिक उपकरणों को मुख्य रूप से बिंदी बिंदी के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये देखिए आपका डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। देखिए उसमें आपके सिलेबस में कई टॉपिक हैं, 30 क्वेश्चन आएंगे पेडागॉजी के, इसमें से डिसेबिलिटीज़ के भी 1-2 क्वेश्चन होंगे, ये पहला वाला है। तो आर्थोटिक उपकरणों के मुख्य रूप से पहला ही नवदिश दे दिया है, जो कि नहीं होगा। शरीर के अंगों को समर्थन देने के लिए, शरीर के हिस्से की मरम्मत करने के लिए, न होने वाले अंगों की जगह लगाने के लिए। तो आर्थोटिक उपकरणों का उपयोग शरीर के अंगों को समर्थन देने के लिए किया जाता है, शरीर के हिस्से की मरम्मत करने के लिए नहीं किया जाता है। ये तो डॉक्टर का काम है, न कि आर्थोटिक उपकरण। एक सहारे के रूप में इसका यूज किया जाएगा। इस तरह से ये डिसेबिलिटी वाला क्वेश्चन देखिए रहा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को बिंदु बिंदु मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन, डायग्नोस्टिक यानी नैदानिक, बेंचमार्क या फिर फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक, या प्रोग्नोस्टिक यानी निदानात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्नोस्टिक हो जाएगा। इसका जो अधिगम के परिणाम के विषय के रूप में हो जाएगा, तो निदानात्मक रूप से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन कोहल वर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है? तो इसमें पहला देखिए, दंड एवं आज्ञा के प्रति अनुकूलन, सोशल कंसर्न एंड कॉन्शियसनेस यानी सामाजिक सहानुभूति और विवेक, सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता, सहायक उद्देश्य और विनियमन। तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा कोहल वर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है। तो कोहल वर्ग ने जो इसमें सामाजिक पारंपरिक नैतिकता के बारे में दिया है, तो उसमें सामाजिक सहानुभूति और विवेक के अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? तो बाह्य प्रेरणा का उदाहरण के नहीं है वो भी पूछा है। बात तो यानी बाह्य प्रेरणा का उदाहरण कौन है? वेतन बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है, प्रशंसा और पदोन्नति ये किसी दूसरे के द्वारा दी जाती है। मान लीजिए कि आप टीचर बन गए तो आपको सरकार द्वारा वेतन भी दिया जाएगा, आपकी बेहतरीन काम करेंगे तो प्रशंसा भी की जाएगी और पदोन्नति भी दिया जाएगा समय समय पर। लेकिन जो जुनूनियत होता है वो अंदरूनी होता है, आपके अंदर होता है। आपको टीचर बनना है, उसके लिए मेहनत करना है। तो इस तरह से बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है, यानी आंतरिक प्रेरणा होगा, तो इसमें जुनून होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जुनून आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जब शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मार्गदर्शन और परामर्श में व्यस्त रहते हैं तो निम्न में से क्या सत्य है? शिक्षक का अपना व्यावसायिक विकास स्पष्ट है, शिक्षक प्रोत्साहन, मान्यता, पदोन्नति पा सकते हैं। शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक विशिष्ट महसूस करेंगे। शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्रों को विशेष अवधान प्राप्त होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक व्यस्त महसूस करेंगे, न कि व्यावसायिक विकास। व्यावसायिक विकास करना है तो फिर वो शिक्षक ही क्यों बनेंगे? प्रोत्साहन, मान्यता, पदोन्नति ये तो फिर दूसरा लेवल आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला नंबर देखिए, संरक्षण, कंजर्वेशन, या वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, मन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ माइंड, या फिर एनिमिज्म। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वस्तु स्थायित्व हो जाएगा, क्योंकि वस्तु अगर स्थायी है तो वो हमेशा मौजूद रहती है, चाहे वो आप देखें चाहे ना देखें। जबकि संरक्षण में ऐसा नहीं है, न कि मन के सिद्धांत हमेशा बदलते रहते हैं। जीववाद की भी थ्योरी ऐसी है कि एक समय बाद नष्ट हो जाता है, लेकिन वस्तु स्थायित्व है जो हमेशा बना रहता है। ठीक है,
इस तरह से इसका आंसर स्थायित्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, प्रयत्न त्रुटि अधिगम के थार्नडाइक सिद्धांत ने बिंदी बिंदी के महत्व पर जोर दिया है। प्रयत्न त्रुटि अधिगम के थार्नडाइक, देखिए थार्नडाइक का भी एक सिद्धांत आ ही गया है, ये काफ़ी फेमस है। 3 टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, देख लीजिएगा, थार्नडाइक, पावलोव और स्किनर, ये काफ़ी फेमस है, इनसे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तीनों में आया, वर्ग 1 में भी आया, वर्ग 2 में भी आया है, वर्ग 3 में भी आएगा। तो थार्नडाइक का प्रयत्न त्रुटि ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, यहाँ पे दिया होगा कहीं, ये रहा ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो इसमें क्या है, मोटिवेशन, रिवार्ड यानी पुरस्कार, प्रेज यानी प्रशंसा या पनिशमेंट। तो थार्नडाइक ने इसमें प्रेरणा को माना है, प्रेरणा से ही बच्चे प्रयत्न त्रुटि में इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार गलती होगी, उतनी बार आपको मोटिवेट करेगा आगे काम करने के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, दंड और प्रोत्साहन बिंदी बिंदी के घटक हैं। दंड और प्रोत्साहन किसके घटक हैं? व्यवहारवाद सिद्धांत, डिजाइन आधारित अनुसंधान विधि, मानवतावाद सिद्धांत, संयोजकता सिद्धांत। तो दंड और प्रोत्साहन सीधे रियलिज्म यानी व्यवहार में जो प्रकृति में है कि आप या तो दंड देकर बच्चों को सुधारिए या फिर उसकी उनकी प्रशंसा कीजिए, इससे वो मोटिवेट रहें, काम को एकदम तल्लीनता से करें, इसलिए इसका सीधा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, बाल केंद्रित शिक्षा निम्न का उपयोग करती है। बाल केंद्रित शिक्षा किसका उपयोग करती है? विविध प्रदर्शन, वर्षांत मूल्यांकन, रैखिक प्रदर्शन, अनुशासनात्मक बल। यहाँ पे देखिए फिर बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में पूछा है। हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों के प्रति जो भी हो वही होगा। तो वर्षांत मूल्यांकन एक पारंपरिक विधि नहीं होगा। रैखिक प्रदर्शन में फिर लगातार बच्चे पढ़े, लगातार मूल्यांकन करें, ये भी सही नहीं होगा। अनुशासनात्मक बल जो कि एक मतलब एक कड़े अनुशासन में पढ़ाई करना, बच्चे वो चाइल्ड सेंटर नहीं होगा, बल्कि शिक्षक केंद्रित हो जाएगा। इस तरह से इसका विविध प्रदर्शन है, कई प्रकार से प्रदर्शन वो करेंगे, वो जो भी अपनी रुचि के अनुसार काम करेंगे, इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा का पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, OCD का अर्थ है। OCD भी देखिए डिसेबिलिटी से रिलेटेड है और इसका फुल फॉर्म सीधे सीधे पूछा है, काफ़ी इजी है। तो इसका OCD का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एक तरह से यह डिसऑर्डर से है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, समान लिंग मित्रता बिंदी बिंदी के दौरान प्रबलती होती है। तो समान लिंग मित्रता कब होती है? प्रारंभिक किशोरावस्था में, प्रारंभिक बचपन में, मध्य किशोरावस्था में, मध्य बचपन में। तो प्रारंभिक किशोरावस्था जो है तो उस समय बच्चे काफ़ी शर्मीला या शाईपन होता है, इसलिए हमेशा वो एक लिंग यानी अपने ही लिंग के प्रति दोस्ती का भाव रखते हैं, बल्कि दूसरे लिंग में थोड़ा शर्मीलापन होता है। इस वजह से इसका आंसर अर्ली एडोलेसेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किसी भी परिस्थिति में समायोजित होने वाले बच्चों को के लचीलेपन को किस रूप में जाना जाता है? किसी भी परिस्थिति में समायोजित हो जाएं तो क्या दृढ़ता होगी तो ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। डिजायरेबिलिटी यानी वांछनीयता कि उसके अंदर होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं होनी चाहिए भी नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर थोड़ी ना होगा। नेबिलिटी अक्षमता है तो कभी नहीं होगा। प्लास्टिसिटी यानी ढलनशीलता, उसके अंदर अगर परिवर्तन करने की क्षमता है, उसके अंदर अनुकूलन पाया जाता है तो ऐसा हो जाएगा, इसलिए उसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का 4। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने में कौन सा IQ स्कोर प्रयुक्त होता है? तो IQ स्कोर का एक टेबल बना है जिसमें से कई लेवल हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। इसमें प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में पूछा है, तो इसका जो स्तर होता है प्रतिभाशाली बच्चों का 130 से 140 के मध्य होता है प्रतिभाशाली। इसी तरह से 3-4-5 कैटेगरी और हैं, आप उसको गूगल में सर्च करके IQ स्कोर टेबल नाम से सर्च करिएगा, देख लीजिएगा। इसको याद ही रखिएगा, एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, CTET हो गया या फिर किसी अन्य टेट में भी। शास्त्रीय अनुबंधन की प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार की प्रतिक्रिया सीखी जाती है? शास्त्रीय अनुबंधन के बारे में चर्चा की जा रही है। क्लासिकल कंडीशनिंग, अनकंडीशन रिस्पॉन्स यानी असुविधाजनक प्रतिक्रिया, प्रबलित प्रतिक्रिया रीइंफोर्स रिस्पॉन्स, कंडीशन रिस्पॉन्स यानी वातानुकूलित प्रतिक्रिया, या फिर नेचुरल रिस्पॉन्स तटस्थ प्रतिक्रिया। तो शास्त्रीय अनुबंधन इवान पावलोव ने दिया था और ये हमेशा वातानुकूलित प्रतिक्रिया के रूप में कंडीशनिंग के माध्यम से सीखी जाएगी, इसकी जो प्रतिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, किसी बच्चे की वृद्धि
और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका है। किसी भी बच्चे के वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो जो उसकी वृद्धि और विकास का जो मापने का तरीका है या अध्ययन करने का, तो एक डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा, न कि ये तुलनात्मक विधि या फिर सांख्यिकीय विधि या मनोविश्लेषण। ये तीनों विधियाँ यूँ कहिए कि इसमें समाहित हो जाएगी विकासात्मक विधि में। उसका सबसे उपयुक्त आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 27 का सेकंड होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है और कई बार सीधे सीधे पूछा है, जैसे यान डुई से हो गया, स्कीमा से इसमें 2 हैं, डिसेबिलिटीज़ के 2 हैं। इस तरह से इस पेपर को देखने से आपको कई लाभ मिलेंगे और आने वाले समय में सारे पेपर में इसी तरह से डिस्कशन करेंगे जिससे आपको लाभ मिल सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, आवश्यकताओं का पदानुक्रम प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है जिसे इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इवन मास्लो के द्वारा या फिर पियाजे के द्वारा, पाउलो के द्वारा, फ्रायड के द्वारा। तो आवश्यकताओं का पदानुक्रम जो है मास्लो ने दिया था। ये 5 लेवल है इसके, इस अनुरूप इसका आंसर जो होगा मास्लो हो जाएगा। जबकि पियाजे, पाउलो, फ्रायड बिल्कुल दूसरा इनका सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कार्यविधि हमें जानकारी को मान्य करने में मदद करती है। ऐसी कौन सी कार्यविधि है जो जानकारी को मान्य करने में मदद करे। इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी अवसारी चिंतन, कोग्निशन यानी संज्ञान। तो किसी भी कार्यविधि हमें जानकारी को मान्य करने में मूल्यांकन ही सबसे बेस्ट होगा, न कि अपसारी चिंतन। यह चिंतन का एक रूप है जो कि कई लेवल दिखाता है। संज्ञान भी इसमें किसी वृत्त की जानकारी करना, जबकि मूल्यांकन इवेल्युएट करके देगा कि इतना ही लेवल है इसका। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 29 का फर्स्ट। 30 देखिए, निम्नलिखित में पारस्परिक सहयोग इसमें अधिक पाया जाता है। किसमें अधिक पाया जाता है। ग्रुप में, टीम में, सोसाइटी में, क्लासरूम में। तो पारस्परिक सहयोग जो है तो ग्रुप में बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा किस में होगा। होने को तो चारों में हो जाएगा, लेकिन ग्रुप में या फिर समाज में या कक्षा गृह में जो लेवल रहेगा टीम के अपेक्षा कम रहेगा। टीम में संगठित तरीके से होता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आप ये इस तरह से टीम हार्डवर्क करके अपने इस गोल को अचीव कर लेती है। जबकि समूह में ज़रूरी नहीं कि वो इतना तेज़ी से काम किया जाए, इसलिए इसका सबसे परफेक्ट आंसर हो जाएगा टीम। इस तरह से ये बाल विकास का 30 क्वेश्चन पहले ही डे का माध्यमिक शिक्षा का ख़त्म हुआ। आने वाले समय में और भी जितने भी पेपर हैं मैं उसका डिस्कशन करूँगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। साथ ही इसका जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।